अदावर्ज है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और आज हम बात करेंगे सिंध और पाकिस्तान की सियासत में एक बड़े ही अहम वाक़े की, एक ऐसे तंजीम की बात करेंगे जिसने पाकिस्तान और सिंध की सियासत को तब्दील करके रख दिया, जिसकी बतन से एक ऐसी सियासी जमात उभरी जो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात बहुत अरसे तक रही और ये एजाज उसके पास से उस वक्त गया जब उसने अपने बानी से अलहदगी इख्तियार की। तो जनाब, हम सब समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम APMSO के नाम से भी जानते हैं। यह ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 11 जून 1978 को कायम हुई। 11 जून 1978 को बनने वाली ये ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दरअसल किसका फिक्री आइडिया था या बयानिया था, या कौन सी सोच इसके पीछे थी और क्या मुश्किलात रहीं, ये तंजीम ने आगे क्या क्या किया, और ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिपोर्टर्स 21 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो जनाब, मैं बात कर रहा हूं उस ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो 11 जून 1978 को कायम हुई। 11 जून 1978 को बनने वाली इस तंजीम के तकरीबन तमाम बानी अरकान अपने बानी से, यानी ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और मुत्तहिदा कौम मूवमेंट को के जो बानी करार दिए गए अल्ताफ हुसैन साहब, उन सब से उन्होंने बगावत की और उनमें से बेशतर लोग मारे भी गए। ये वो तंजीम है कि जिसके इब्तिदाई 4 यूनिट जब खुले तो वो लोग भी इस तंजीम से बगावत कर गए। इस तंजीम के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ कि ये तंजीम क्यों बनी, तो ये हवाले भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कि ये आखिर किसका फिक्री आइडिया था, आखिर किसकी सोच कार फरमा थी कि सिंध के शहरी इलाकों में इस कदर एहसास से महरूमी है कि एक नई सियासी जमात या तलबा की एक तंजीम की जरूरत है। तो जनाब, इसमें सबसे बड़ा नाम रईस अमरोही का था। ये रईस अमरोही और अख्तर रिजवी थे जिन्होंने ये तसव्वुर किया कि अब इस बात की शदीद जरूरत है कि सिंध के अंदर तलबा तंजीम कायम की जाए जो कि सिंध के शहरी इलाकों में बसने वाले लोगों की नुमाइंदा बन सके। एक ऐसी तलबा तंजीम कायम की जाए और एक ऐसी सियासी जमात कायम की जाए जो सिंध में बसने वाले उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदगी करें। और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से जमात बनाई, जो कि पहले इससे कबल अयूब खान साहब की किचन कैबिनेट का हिस्सा रहे और जो है वो एक आमिर के ने उनको इंट्रोड्यूस कराया था पाकिस्तान की सियासत में। तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब यहाँ पर आए तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया ताकत में आने के बाद कि कोटा सिस्टम नाफिज किया। इस कोटा सिस्टम के बाइस सिंध के जो शहरी इलाकों में बसने वाले तालीमी याफ्ता नौजवान थे वो सिर्फ इस बात पर तालीम से भी महरूम किए गए और सिर्फ इस बात पर मुलाजमतों से महरूम किए गए क्योंकि ये समझा जाने लगा कि इनके पास दस्तियाब वसाइल ज़्यादा हैं या ये पहले से पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए इनको मुलाजमतों में तनासुब कम मिलना चाहिए। इस बात ने, और जब मुलाजमतें ना मिलने लगी, लोगों के मसाइल बढ़ने लगे, तो कोटा सिस्टम से के ख़िलाफ़ सिंध के शहरी इलाकों में नफ़रत बढ़ती चली गई और ये नफ़रत इस कदर बढ़ी कि इसने इस ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जन्म लिया। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी, आखिर तलबा ही क्यों इसको उन्होंने वेलकम किया? तो जनाब, इसको वेलकम करने की एक बड़ी वजह ये थी कि तलबा जब यहाँ पे एडमिशन्स के लिए जाते थे तो इनको खासे मसाइल का सामना करना पड़ता था। मेरी सीनियर सहाफ़ियों से जो कि उस वक्त सहाफ़त कर रहे थे और जो एजुकेशन की बीट, कंसर्न बीट कहलाती है, जो कि एजुकेशन के इशूज़ कवर करते हैं, उनसे मुलाकात हुई इस स्टोरी के चक्कर में। तो मैंने उनसे पूछा कि आया ऐसी क्या मसाइल थे, जिस पर उन्होंने बताया कि वो ग्रेड जिनके ऊपर यानी 40% पे भी अगर आज एडमिशन नहीं होता, उन 40% पर जो दही इलाकों से लोग आते थे सिंध के, उनके एडमिशन हो जाते थे और शहरी सिंध के बच्चे महरूम रह जाते थे। इसी तरह मुल्क के दीगर हिस्सों से आने वाले बच्चों के भी एडमिशन तालीमी इदारों में सिर्फ इसलिए हो जाते थे कि उस वक्त दीगर तलबा तंजीमें उनको सपोर्ट करती थी, हॉस्टल्स होते थे और उनको एडमिशन मिल जाते थे, लेकिन यहाँ रहने वाले बच्चे तालीम से महरूम हो जाते थे। ये वो वजह थी जिसकी बाइस जो एक तासुर उभरा और उसको बाद में बहुत ज़्यादा बड़ा वो
और उसकी बड़ी वजह ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियादी वजह बना। जब ये ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई, जैसे कि इससे कबल मैंने आपको इसका फिक्री वजह बताई कि वो फिक्र किन दो अफराद की थी, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आखिर ये क्या वजह थी कि नौजवानों ने इसको पर लब्बैक कहा और लोग नौजवान इसकी जानिब राग़िब हुए। इसकी दूसरी एक बड़ी वजह ये भी, तीसरी बल्कि एक वजह ये भी थी कि उस वक्त सिंध के अंदर सिर्फ दो नजरियात की पॉलिटिक्स होती थी। दाएं बाजू की पॉलिटिक्स होती थी जिसके अंदर इस्लामी जमीयत तलबा, JUP के जो स्टूडेंट विंग था, यानी नूरानी साहब का जो स्टूडेंट विंग था वो लोग, और इसके साथ साथ दीगर मजहबी तलबा तंजीमें होती थी। दूसरी जानिब NSF के तौर पर और PSF के तौर पर लेफ्ट के लोगों को लीड करने के लिए जो है वो तलबा तंजीम मौजूद थी। और ऐसे में जो इलाकाई सियासत करने वाले तलबा थे या जो कौम परस्ती की बुनियाद पर तलबा तंजीमें थी, उनको वहाँ पे वेलकम शहरी इलाकों में नहीं किया जा रहा था। अलबत्ता सिंध के दही इलाकों में वो कौम परस्त तंजीमें बहुत स्ट्रॉन्ग थी और वो वहाँ पर दीगर कौमियत के जो बच्चे थे उनको ज़रा सा तंग करती थी, ज़रा सा नहीं खासा तंग करती थी, ये सीनियर्स के मुताबिक। अच्छा जनाब, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि अब ये तलबा तंजीम बन गई 11 जून 1978 को, और उसके बाद उसने जामे कराची समेत दीगर तालीमी इदारों में जाने की कोशिश की और अपनी यूनिट्स खोलने की कोशिश की। लेकिन जैसे कि जो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो उनको अंदाज़ा है कि जब नई तलबा तंजीम आती है तो उसको एक झगड़े से का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दीगर तलबा तंजीमें उसको बर्दाश्त नहीं करती। और ये एक रवैया है उमूमी पाकिस्तान भर की तलबा तंजीमों और भारत में भी जो तंजीमें हैं वहाँ पे भी ये रवैया है कि आसानी से कोई कबूल नहीं करता। तो नई जब तलबा तंजीम आई तो उसको भी आसानी से कबूल नहीं किया गया। उस वक्त सिंध के शहरी इलाकों में इस्लामी जमीयत तलबा का राज था और इसी तरह सिंध के दही इलाकों में भी जमीयत थी, इसके साथ साथ NSF थी, क्योंकि ये उस वक्त स्टूडेंट्स के जो इलेक्शन होती थे यूनियंस मौजूद थी और कहीं ना कहीं इलेक्शंस का सिलसिला जारी था और कहीं अब वो अख्ताम हो रहा था क्योंकि ज़िया साहब ने उस पर पाबंदी की थी। तो इस पूरे सिनारियों में APMSO को जगह नहीं मिल रही थी, और जब APMSO तालीमी इदारों में दाखिले पर नाकाम हुई और उनको मारपीट करके उनके स्टूडेंट्स को निकाल दिया जाने लगा, खुद अल्ताफ हुसैन साहब को भी मारपीट करके निकाला जाने लगा, तो उसके बाद ये MQM की जो उस वक्त के जितने भी लोग थे, जिनमें आफाक, डॉक्टर फारूक सत्तार के मुताबिक उसके बाद एक इजलास हुआ तारिक महाजिर के घर पे, जो खुद भी बाद में जिंदा नहीं रहे। और तारिक महाजिर के पास जब इजलास हुआ तो उसके अंदर ये फैसला किया गया कि अब APMSO को बंद कर दिया जाएगा। और APMSO को जो बंद किए जाने का फैसला था ये उस वक्त किया गया जब 3 फरवरी 1981 को जामे कराची से APMSO के तमाम लड़कों को मार के बाहर कर दिया गया और उनको कहा गया कि कौम परस्ती के ये मामला आप यहाँ नहीं चला सकते। जिसके बाद 5 फरवरी को अल्ताफ हुसैन साहब ने मादरत कर ली। बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब का ये कहना था कि वो अपने लोगों को लड़ने पे आमादा नहीं कर सकते, इस जंग व जदल पे आमादा नहीं कर सकते, और हम अपने मुखालफिन का मुकाबला भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको जनरल ज़िया उल हक की सपोर्ट हासिल है। इस बयानी के बाद जब अल्ताफ हुसैन साहब ने ये रखा तो वहाँ पर मौजूद लोग खासे उनसे नाराज़ हुए और लोगों ने जज्बाती हुए और उन्होंने कहा कि अब अगर हमें तालीमी इदारों में जगह नहीं दी जा रही तो हम रिहायशी यूनिट्स खोलेंगे। और इस सिलसिले में खासी बहस व मुबासा और जज्बाती तकारीर के बाद ये फैसला किया गया कि जनाब अब इस हवाले से रिहायशी यूनिट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। और पहला रिहायशी यूनिट आप तसव्वुर कर सकते हैं किसने खोला? जी हाँ, जो पहला रिहायशी यूनिट खुला वो लांडी में आफाक अहमद ने खोला, जो कि बाद में अल्ताफ हुसैन साहब और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बदतरीन मुखालिफ साबित हुए और उन्होंने MQM हकीकी की बुनियाद रखी। दूसरा रिहायशी यूनिट फारूक सत्तार के मुताबिक उन्होंने खोला था PIB में। तीसरा रिहायशी यूनिट मतीन यूसुफ साहब ने उस्मानाबाद में खोला। रिपोर्टर असगर उमर जो कि एयरवाई न्यूज़ में काम करते हैं वो कहते हैं कि मतीन यूसुफ जो हैं वो बाद में डिप्टी मेयर भी बने थे और वो बहुत ही एग्रेसिव होकर काम करना जानते थे। इसके बाद चौथा यूनिट आमिर खान ने खोला जो कि लियाकताबाद में था, जो कि खुद आमिर खान लियाकताबाद और जो ताहिर विला है, फैटल बेरिया, आयशा मंजिल, वहाँ तक इनका खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। इन्होंने चौथा यूनिट खोला और मतीन यूसुफ के अलावा तीनों ही इस वक्त अगर आप देखें तो अल्ताफ हुसैन साहब के बागी हैं या अल्ताफ हुसैन साहब को नापसंद करते हैं। तो जनाब ये थी
एमक्यूएम के इब्तिदाई रिहायशी यूनिट्स के खुलने की कहानी। अब एमक्यूएम के जब इब्तिदाई रिहायशी यूनिट्स या एपीएमएसओ के मादत रिहायशी यूनिट्स खुल गए तो उसके बाद भी एपीएमएसओ का काम उस तरीके से तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन इसी दौरान जो मुख्तलिफ महाजिर कौमियती महाजिर जो इलाके थे, आबादियों पर मुश्तमिल इलाके थे, वहाँ पर कुछ लसानी फसादात का सिलसिला शुरू हुआ और इलाकों पर हमले होने का सिलसिला आगाज हुआ, जिसके बाद नौजवानों ने पहरादारी सिस्टम राइज किया। और इस पहरादारी सिस्टम को राइज करने में जो सबसे आगे आगे नौजवान होते थे उनमें ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के होते थे या उनसे रब्ता करके उनको शामिल कर लिया जाता था। उसके बाद एपीएमएसओ को मकबूलियत उसकी बहुत ज़्यादा उस वक्त बढ़ी जब 15 अप्रैल 1985 को बुशरा ज़ैदी का वाक़या पेश आया, जिसने पूरे कराची को और बाद अज़ां पूरे शहरी सिंध को हिला कर रख दिया। और इसने एपीएमएसओ की मकबूलियत को उस उरूज पे पहुंचा दिया जिसके बाद कभी उसने वो उरूज नहीं पाया। और एमक्यूएम के भी इस वक्त तक आ चुकी थी, क्योंकि 1984 में एमक्यूएम का क़याम में आ चुका था और ये मामला 1979 तक एमक्यूएम या एपीएमएसओ की मकबूलियत दोनों एक साथ बढ़ती चली गई। और 1991 में एपीएमएसओ 1991 तक उसका कहीं ना कहीं उरूज रहा। और इसकी बाद जब 1991 में बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब यहाँ से रवाना हो गए तो उसके बाद एपीएमएसओ का भी जवाल शुरू हुआ। और आज एपीएमएसओ कई टुकड़ों में बटी भी है, और अगर नहीं भी बटी भी तो उसकी तालीमी इदारों में वो बात नहीं है जो कि माजी में कभी हुआ करती थी। ये कहानी थी ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसने पूरे पाकिस्तान में तलबा तंजीमों को एक पैगाम दिया कि जहाँ जबर होगा और नौजवान तलबा सामने आएंगे, चाहे उसके नज़रिए से आप इख्तलाफ रख सकते हैं, आप उसकी बात से इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन अगर आप जान तोड़ कोशिश करेंगे अपनी तलबा तहरीक के लिए तो वो कामयाब होगी। एपीएमएसओ की कहानी आज यही इख्तिताम करते हैं। गो के इस दौरान इस पूरे अरसे में बहुत से बड़े वाक़यात भी हुए और एपीएमएसओ ने उनको लीड किया, लेकिन एपीएमएसओ के जो बड़ी चीज़ें थी वो हमने आप तक रखी। इस हवाले से आप अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़।